नाउ वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ वेल बीइंग। जैसे मैंने एक बात की कि पॉजिटिव हेल्थ इज़ समथिंग दैट वी ऑलवेज स्ट्राइव टू अचीव, बट वहाँ पर पहुँचना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो वेल बीइंग है वो जो एक स्ट्राइव वाली कंडीशन है ना, उसको हम वेल बीइंग कह रहे हैं कि जो पर्सन स्ट्राइव करे ना, वो जो अपने लिए टर्म यूज़ करेगा ना फॉर हिज हेल्थ, तो वो वेल बीइंग की टर्म होगी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर इसकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन दी हुई है। बेसिकली वेल बीइंग दो तरह की होती है, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं कि जो आप सेहतमंद हैं उसके दो दो तरह से हम उसको ना डिफाइन कर सकते हैं। वन इज़ सब्जेक्टिव कंपोनेंट एंड वन इज़ ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट। जो ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट होता है ना, जब भी आपसे कोई ऑब्जेक्टिव चीज़ कही जाए ना कि ये चीज़, ये थॉट्स बहुत ऑब्जेक्टिव हैं, ये पर्पस बहुत ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि दैट इज़ डिफाइंड बाय अ सेट ऑफ पीपल, दैट इज़ डिफाइंड बाय अ सेट ऑफ SOPs, और वो हर एक के लिए सेम होंगे, वो डिफ़र नहीं करेंगे लोगों के इन बिटवीन। यानी वेल बीइंग के कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो सेम हैं फॉर पीपल सिटिंग इन पाकिस्तान एंड फॉर पीपल सिटिंग इन अमेरिका, फॉर पीपल सिटिंग इन इंडिया, फॉर पीपल सिटिंग इन यूरोप, वो हर एक के लिए सेम होंगे। लाइक अगर किसी की सैलरी 50,000 से ज़्यादा है, हम उसको हर कंट्री के हिसाब से उसकी करेंसी में चेंज कर लेंगे तो वो एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। अगर इतनी अमाउंट है तो वो लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आ जाता है। तो ये चीज़ें जो एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू या एक कैटेगराइजेशन की हो कि अगर इतनी रेंज होगी तो वो बेटर है, गुड है, एंड दिस काइंड ऑफ थिंग, दीज आर ऑब्जेक्टिव। बट सब्जेक्टिव कंपोनेंट ऐसा कंपोनेंट है जो वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब हर एक का पेन थ्रेशोल्ड डिफरेंट होता है। ठीक है, कुछ कुछ थोड़ी सी भी चोट लगी उनको पेन हो जाएगी, तो उनके लिए हेल्थ डिफरेंट है। अब जिसको उस छोटी सी चोट पे पेन नहीं हो रही, उसके लिए कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, कोई सोशल, मेंटल, फिजिकल कोई इशू नहीं है, ही इज़ हेल्दी। बट जो दूसरा है जिसको पेन हो रही है, ही इज़ नॉट हेल्दी। तो अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। सो दिस इज समथिंग दैट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसको ऐसी चीज़ जो वेरी करती है ना, और हर एक के लिए अपनी उसकी एक परसेप्शन है, थॉट है, फीलिंग है, उसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव थिंग। कोई भी चीज़ हो सकती है, सब्जेक्टिव थॉट्स हो सकती हैं, परसेप्शंस हो सकती हैं, किसी चीज़ के बारे में राय हो सकती है। ठीक है, सो ये चीज़। उसके बाद उन्होंने बताया है कि जो सब्जेक्टिव होती है ना, सब्जेक्टिव, वो हम उसको एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, जैसे पेन हो रही है किसी को अगर छोटी सी चीज़ पे, तो इससे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट होगी। तो वो जो अपने हर एक पर्सन की वेरी हो रही है फीलिंग है, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिफाइन करती है। ये MCQ आ सकता है। तो जो सब्जेक्टिव कंपोनेंट ऑफ वेल बीइंग है उसको हम क्वालिटी ऑफ लाइफ के तौर पे रेफर करते हैं, जबकि जो ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट है उसको हम रेफर करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लेवल ऑफ लिविंग। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं विच इज सेम फॉर एवरीवन। ठीक है, जो उससे बिलो होगा वो पुअर हेल्थ में चला जाएगा, जो उससे अबव होगा वो गुड हेल्थ में चला जाएगा। सो वो जो लेवल है, वो जो स्टैंडर्ड है, वो फिर ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट में आता है। सो दिस इज ऑल्सो एन MCQ। अब इन्होंने आगे इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया। वैसे मैंने कंसेप्ट आपको दे दिया है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, लेवल ऑफ लिविंग में, क्वालिटी ऑफ लिविंग में क्या फ़र्क है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ये भी MCQ है आगे। इसमें चीज़ें आती हैं जो फिक्स होती हैं, जैसे इनकम है, ऑक्यूपेशन है, स्टैंडर्ड्स ऑफ हाउसिंग है, सैनिटेशन है, न्यूट्रिशन है, लेवल ऑफ प्रोविजन ऑफ हेल्थ है। ये वो चीज़ें हैं जो हम डिफाइन कर सकते हैं एक पर्सन के लिए कि इतना खाना खाए, इतनी उसकी इनकम हो, ये ऑक्यूपेशन करता हो, ये लेवल ऑफ प्रोविजन ऑफ हेल्थ है उसके एरिया के अंदर, ये उसकी एजुकेशन है, तो वो उसका एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। ठीक है, तो ये सारा कुछ। उसके बाद जो लेवल ऑफ लिविंग है, लेवल ऑफ लिविंग के अंदर भी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लेवल ऑफ लिविंग, दे आर मोर और लेस द सेम थिंग। इसमें आता है जी हेल्थ, फूड कंजम्पशन, थोड़ी सी उससे हमने, इसमें तो हम बिल्कुल ही पेक्यूलियर थे ना, पर्टिकुलर थे अबाउट थिंग्स, इसमें हम थोड़ा जनरलाइज टर्म्स पे आ गए हैं। हेल्थ, फूड कंजम्पशन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, वर्किंग कंडीशन, हाउसिंग, सोशल सिक्योरिटी, क्लोथिंग, रिक्रिएशन, लीजर एंड ह्यूमन राइट्स, दे आर द लेवल ऑफ लिविंग। और जब क्वालिटी ऑफ लाइफ पे आती है ना, तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, विच इज़ सब्जेक्टिव कंपोनेंट ऑफ वेल बीइंग। इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं जो जो बहुत ही हर पर्सन की वेरी करी होती हैं। लाइक हेल्थ है, डिटर्मिनिंग हेल्थ फैक्टर्स कौन कौन से हैं। हैप्पीनेस है, इंक्लूडिंग कंफर्ट इन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड अ सेटिस्फाइंग ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल अटेनमेंट्स, फ्रीडम ऑफ एक्शन, जस्टिस एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये वो चीज़ें हैं जो हर इंसान के लिए डिफरेंट होती हैं। सो दीज आर द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, सो आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लेवल ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर, तो ये इन तीनों के अंदर जो है वो डिफरेंस होता है। ठीक है, ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं जी वेल बीइंग के कुछ इंडिकेटर्स हैं। वेल बीइंग आप किसी चीज़ से डिटर्मिन कर सकते हैं। लाइक जब हम किसी पर्सन का मैयर करना चाहते हो कि आइदर हीज वेट इज़ नॉर्मल एट हिज एज और हाइट उसकी नॉर्मल है या नहीं, तो वी मैयर BMI। BMI इज़ एन इंडिकेटर ऑफ वेट एंड हाइट और नॉर्मल, वो बता रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर आपने किसी की क्वालिटी ऑफ लाइफ को मैयर करना है, तो आपके पास एक स्केल है, एक इंडिकेटर है जिससे आप मैयर करते हैं, विच इज़ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। और इसी तरह एक और भी होता है ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स। ठीक है, ये दोनों इंडेक्स हम कैलकुलेट करते हैं और इनकी वैल्यू आती है, वो फिर 0 से 100 की रेंज होती है।
ज़ीरो जो है वो वर्स्ट परफॉर्मेंस है और 100 जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। दिस इज़ एमसीक्यू। अच्छा, इन दोनों में क्या 3 चीज़ें आती हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है एग्जाम्स के अंदर कि पीक्यूएलआई और एचडीआई में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सो मैंने इसके निमोनिक भी ऐड किए हुए हैं, आपको मिल जाएंगे, मैं ऐड कर दूंगी इस प्लेलिस्ट के अंदर भी, सो आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। अभी हम इसमें इसके अंदर देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन से 3 फर्दर इंडिकेटर्स हैं। इसमें इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है। अच्छा, इसको हम इंडेक्स इसीलिए कहते हैं फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, क्योंकि इसमें फर्दर इंडिकेटर्स 3 आ रहे होते हैं। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 ईयर्स की एज पर क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, दैट अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव दिस मच ईयर्स, उस पॉपुलेशन के अंदर रहते हुए उसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी एक पॉपुलेशन के अंदर जितने लाइव बर्थ्स हो रही हैं उनमें से कितने इन्फेंट्स ऐसे हैं जो एट द एज ऑफ 1 ईयर्स विद इन दैट 1 ईयर उनकी डेथ हो जाती है, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और लिटरेसी, ठीक है, इन 3 चीज़ों को हम कैलकुलेट करके फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स निकालते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ आपको इसमें पता होनी चाहिए, और ये 0 से 100 वाली पता होनी चाहिए। उसके बाद जी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये भी 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 थी, ये भी फ़र्क है, ये भी एमसीक्यू आएगा। इसको हम लॉन्गेटिविटी कहेंगे, यानी कितनी लंबी वो ज़िंदगी जीता है। नॉलेज विच इज़ लिटरेसी, विच इज़ वहाँ पर लिटरेसी थी यानी कितनी उन्होंने कितने पढ़े लिखे, यहाँ पर नॉलेज है। इसमें हम बेसिकली मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग निकालते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है बट इसको हम सेम कह सकते हैं। और थर्ड इंडिकेटर है जीएनआई, इनकम। इसमें इनकम इंक्लूड हो जाती है, उसमें इनकम नहीं थी, यहाँ पर इनकम इंक्लूड हो गई, वहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था। और इनकम भी हम जीएनआई पर कैपिटा में ले रहे होते हैं। जीएनआई होता है ग्रॉस नेशनल इनकम, उसके अंदर हम जो है वो वो पर्सन की जो है वो इनकम लिख रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक डायग्राम बनी हुई है कि लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ इज बेसिकली, उसमें 2 इंडिकेटर्स हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है और लाइफ, इसको हमने इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स आ गया। ठीक है, इसी तरह नॉलेज में मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है, इन दोनों को कंबाइन किया तो एजुकेशन इंडेक्स आ गया। इंडिकेटर की प्लूरल होती है इंडेक्स। ठीक है, और इसी तरह डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसमें इनकम इंपॉर्टेंट होती है, तो जब इनकम हमने जीएनआई पर कैपिटा के हिसाब से निकाली तो वो जीएनआई इंडेक्स बन गया। अब इन तीनों इंडेक्स को जब मिलाया जाए तो वो कौन से इंडेक्स में आता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आता है। और अगर जीएनआई की जगह इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डाल दे तो वो पीक्यूएलआई में या फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में आ जाएगा। ठीक है, सो ये आपके जो है वो ये इंडिकेटर्स थे। इनके बारे में ये जो आगे कैलकुलेशन दी हैं ये एग्जाम में नहीं पूछी जाती, जो मैंने बता दिया ना, बस इतना ही पूछा जाता है और इतना ही करना है आपने। उसके बाद है जी स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ। हेल्थ से रिलेटेड ना 3 से 4 आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। हेल्थ के डायमेंशंस जो हम पढ़ चुके हैं, हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स अभी हम पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ और इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। ये 4 डिफरेंट चीज़ें हैं, दे आर वेरी डिफरेंट, दे लुक लाइक, दे साउंड लाइक, बट दे आर डिफरेंट। तो डायमेंशंस तो हमने पढ़ ली कि वोकेशनल डायमेंशन है, इमोशनल डायमेंशन है, साइकोलॉजिकल डायमेंशन है। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम हेल्थ को डिटर्मिन करते हैं, वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ हैं। फिर हेल्थ का एक स्पेक्ट्रम है कि यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पे ख़त्म होगी। ठीक है, और इसी तरह इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ हैं, कुछ चीज़ें हम हेल्थ को जब मैयर करते हैं तो हम उसके लिए कुछ, जैसे मैंने अभी वेट और हाइट के लिए BMI बताया ना, इसी तरह हेल्थ को मैयर करने के लिए भी कुछ इंडिकेटर्स हैं। वी विल स्टडी देम लेटर। ये सारे आपके एलओज के अंदर मेंशन्ड है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ के लिए ना ये देखें, ये स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ लिखा हुआ है। सबसे पहले पॉजिटिव हेल्थ सबसे ऊपर। अच्छा, यहाँ पे एरो नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर ना एक एरो होता है इस तरह का और ये बीच में लाइन होती है, ये मिडिल लाइन है। ठीक है, इसके ऊपर सबसे टॉप पे होती है पॉजिटिव हेल्थ, जैसे मैंने बताया ना आइडियल होती है वो, सबसे ऊपर वही होगी पॉजिटिव हेल्थ। फिर उसके थोड़ी बेटर हेल्थ आएगी, फिर फ्रीडम फॉर सिकनेस, ऐसा पर्सन जिसको कोई बीमारी नहीं है। फिर अब वो बेस लाइन पे नॉर्मल पर्सन था, अब बेस लाइन से जब नीचे आएंगे तो उसको ऐसी बीमारी है हल्की फुल्की जो उसके रिकॉग्नाइज नहीं है, कोई सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं कर रही, सो अनरिकॉग्नाइज सिकनेस, फिर माइल्ड सीवियर और फिर डेथ। तो ये हेल्थ सिकनेस, ये सिकनेस स्पेक्ट्रम है, ये हेल्थ का स्पेक्ट्रम है। तो ये स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ है। ये एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता, बट यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन डायमेंशन, डिटर्मिनेंट, स्पेक्ट्रम और इंडिकेटर्स। अच्छा, अब आ जाते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। जैसे मैंने बताया ना, कुछ चीज़ें हैं जो हेल्थ को डिटर्मिन करती हैं, उनको हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ कहते हैं। अब हेल्थ जो है वो किसी, जैसे हमने डिफरेंट हेल्थ के कॉन्सेप्ट्स की बात की, पहले एक बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट था, फिर इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आया। अब वो ये कॉन्सेप्ट्स क्या बता रहे हैं कि हेल्थ कोई एक चीज़ डिसाइड नहीं कर सकती, हेल्थ इज़ नॉट अ फिजिकल बीइंग। तो वो उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, वोकेशनल है, इमोशनल है, तो वो सारी चीज़ें मिलकर हेल्थ को डिटर्मिन करती हैं। एक पर्सन का अपनी ज़ात हेल्थ को डिटर्मिन
he himself not only is responsible for his health, even his genetics include in health, उसकी diet, उसका environment, everything around him is responsible for his health. ठीक है. तो कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं इसमें, अगर आप बस ये वाला फ्लो चार्ट कर लेते हैं ना तो ये भी काफ़ी है. इसमें सारे आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ दिखाए हुए हैं. सो 4 मेजर, अच्छा इसके अंदर डिफरेंट लेवल्स पे दिखाए हुए हैं. इंडिविजुअल लेवल पे कौन कौन से हैं, ठीक है, फैमिली के लेवल पे कौन कौन से हैं, कम्युनिटी के लेवल पे कौन कौन से हैं, सोसाइटी के लेवल पे कौन कौन से हैं. अच्छा, सबसे छोटा है इंडिविजुअल, फिर फैमिली, फिर सोसाइटी और फिर कम्युनिटी. 4 लेवल हैं. अगर इंडिविजुअल की बात करें तो उसके हेल्थ डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजिंग ऑफ पॉपुलेशन, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, फिर सोसाइटीज़ में कैसा हेल्थ सिस्टम है, सोसाइटी का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, इन्वायरमेंटल स्टेटस क्या है, कम्युनिटी के अंदर ह्यूमन राइट्स, बायोलॉजिकल बिहेवियर्स, डिफरेंट चीज़ें, और फैमिली के अंदर इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, जेंडर, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन. अच्छा, ये पर्टिकुलर नहीं है, ये सारे इंटरलिंक्ड है, ये सर्कल शो करे, सारे इंटरलिंक्ड है. तो ये सारे डिटर्मिनेंट्स हैं द डिटर्मिन हेल्थ. बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स अब मैं थोड़ा थोड़ा वन लाइन में इसका आपको बता देती हूँ. बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, आपका जेनेटिक मेकअप, आपके फिजिकल मेंटल ट्रेट्स जो आपको इनहेरिटेड मिले हैं, जो आप चेंज नहीं कर सकते, लाइक योर एज है, जेंडर रिलेटेड चीज़ें हैं, एज रिलेटेड चीज़ें हैं, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, वो सारी चीज़ें बायोलॉजिकल हैं, आप उनको चेंज नहीं कर सकते. सो दे डिटर्मिन योर हेल्थ. ठीक है. उसके बाद बिहेवियरल एंड सोशो कल्चरल कंडीशंस के, अब इसमें लाइफस्टाइल आ जाता है. द वे पीपल लिव इज द बिहेवियर, और सोशो कल्चरल कैसे कल्चर में, कैसी सोसाइटी में वो रह रहे हैं, किन लोगों से सराउंडेड हैं, दैट ऑल्सो इम्पार्ट्स वेरी डीप इफेक्ट ऑन योर हेल्थ. उसके बाद इन्वायरमेंट है. इन्वायरमेंट में भी एक इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है, और ये भी बहुत जेनेरिक बातें हैं, इनकी भी डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, इकोनॉमिक स्टेटस मतलब उसकी इनकम, जो उनकी लेवल ऑफ लिविंग है वो कैसा है, उसकी एजुकेशन कैसी है, उसका ऑक्यूपेशन, आइदर वो उससे सेटिस्फाइड है या नहीं है, या वो हेल्थ प्रमोटिंग ऑक्यूपेशन है या नहीं. बहुत से ऑक्यूपेशन जैसे हैं, बहुत हैवी फिजिकल वर्क है, वो हेल्थ के लिए फेवरेबल नहीं है, या पर्सन अनएम्प्लॉयड है, वो भी फेवरेबल नहीं है, उसको फिर मेंटल इलनेस आ जाएगी. फिर पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, वो हेल्थ को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ये सारा कुछ. हेल्थ सर्विसेज कैसी हैं, अगर कोई पर्सन थोड़ा सा उसको सिकनेस हुई है, वो इल हुआ है, वो चला जाता है डॉक्टर के पास, को अर्ली ट्रीटमेंट मिल जाती है, सो ही विल बी हेल्दी. बट अगर एक पर्सन है क्रोनिकली इल चल रहा है, उसको ट्रीटमेंट वक्त पर नहीं मिला, हेल्थ सर्विसेज नहीं है उसके इलाके में, सो दैट ऑल्सो पोजेज अ डिफरेंस. एजिंग ऑफ पॉपुलेशन, जेंडर एंड अदर मेनी फैक्टर्स, सो दीज आर ऑल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ. ठीक हो गया. उसके बाद है जी इकोलॉजी ऑफ हेल्थ. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसको छोड़ दें. राइट टू हेल्थ को भी छोड़ दें. रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता है, हेल्थ है, अगर ये एक चीज़ से अफेक्ट नहीं ना हो रही तो फिर ये एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है. अगर इस पर मल्टीपल फैक्टर्स एक्ट करें तो मल्टीपल फैक्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं इसको मेंटेन करने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए. ठीक है. उसमें इंडिविजुअल लेवल है, फैमिली के लेवल पर, कम्युनिटी के लेवल पर, सोसाइटी के लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, स्टेट के लेवल पर, हर एक लेवल पर हेल्थ, एवरीबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ. ठीक है. वो यही यहाँ पर इन्होंने वही एक्सप्लेन किए हैं.